चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप सभी, हम लोग क्रियाशीलता अनुपात पढ़ रहे थे और क्रियाशीलता में सबसे पहला अनुपात हमने क्या पढ़ रखा है, स्टॉक आवर्त अनुपात हमने पढ़ लिया। स्टॉक आवर्त अनुपात हमको क्या बताता था कि व्यापार के स्टॉक को क्रय करने की उसकी क्या मतलब क्रय करने की जो प्लानिंग थी उसके बारे में डिफाइन करता है। मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्टॉक आवर्त अनुपात निकालना है, जैसे स्टॉक आवर्त अनुपात आया 4 गुना, तो आपको ये पता चलता है कि भाई आने वाले समय में आप कितने रुपए का माल खरीद कर बेचना है आपको अगले साल में। यानी मान लीजिए आपके पास साल के अंत में जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, जितना अंतिम स्कंद पड़ा हुआ है, उसी का 4 गुना कर दीजिए आप। जैसे आपके साल के अंत में 1 लाख का माल पड़ा है तो उसका 4 गुना कर दो, 4 लाख, यानी कि आप अगले साल 4 लाख का माल खरीद कर क्या करोगे, बेचोगे। इसको बोलते हैं स्टॉक आवर्त अनुपात। आज हम बात करने वाले देनदार आवर्त अनुपात। तो व्यापार में सबसे पहले बात किसकी करेंगे, देनदार आवर्त अनुपात। यार आपको सिखाया गया था कि देनदार किसको बोला जाता है, आप जानते हैं देनदार किसको बोलते हैं। देनदार आप सब अच्छे से जानते हैं, जिस व्यक्ति को हम उधार में माल बेचते हैं ना, जिस व्यक्ति को उधार का माल बेचते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, देनदार बोलते हैं। याद आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देनदार आवर्त अनुपात का, तो देनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होता है देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार विक्रय, क्या बोलेंगे, शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार। शुद्ध उधार विक्रय बटे क्या लिखेंगे, औसत देनदार। अब सवाल तो सर ये औसत देनदार कैसे निकालेंगे, तो यार देखिए औसत देनदार आप कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। औसत देनदार बराबर प्रारंभिक देनदार, व्यापार में जो प्रारंभिक देनदार होगा प्लस कर देना क्या, अंतिम देनदार, बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। इसी प्रकार अगला बात करते हैं शुद्ध उधार विक्रय, क्या लिखेंगे, शुद्ध उधार विक्रय की बात करें तो शुद्ध उधार विक्रय का मतलब क्या है, व्यापार का जितना भी कुल विक्रय होगा ना या सकल विक्रय होगा, जो भी कुल विक्रय या फिर सकल विक्रय होगा, उस सकल या फिर कुल विक्रय में आपको घटा देना है क्या, विक्रय वापसी। क्या कर देना है, विक्रय वापसी घटा दीजिए साल भर के दौरान, तो आपके व्यापार का क्या आ जाएगा, शुद्ध विक्रय निकल आएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, तो देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक तो देनदार निकाल लेते हैं, पहला नंबर 1 देनदार। इसी के अंतर्गत होता है औसत वसूली अवधि, औसत वसूली अवधि। तो देखिए आपने देनदार को उधार माल बेचा कि नहीं बेचा, बताइए। आपने देनदार को क्या किया, उधार माल बेच दिया, पैसा वसूलना नहीं है क्या, तो जो वसूलोगे उसकी अवधि क्या होगी, 1 महीना होगी, 2 महीना होगी, 3 महीना होगी, कितनी होगी। तो औसत वसूली अवधि निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए बताइए आपने देनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या लिखा है, बोलो। शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार, नगद विक्रय नहीं, सिर्फ कौन सा विक्रय, उधार विक्रय। इसकी फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूले को पलट दो, क्या करो, औसत देनदार बटे शुद्ध उधार विक्रय, क्या लिखना, शुद्ध उधार विक्रय कर देना, तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब सवाल उठता है सर गुणा किसका करेंगे, तो देखिए अगर आप दिनों में निकालना चाहते हैं, अगर आप अवधि को किस में निकालना चाहते हैं, दिनों में, तो साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो गुणा करोगे 365। यदि आप बोलोगे नहीं सर हमको दिनों में नहीं निकालना, हमको महीनों में निकालना है, तो महीनों में अगर आपको निकालना, साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो फिर या फिर 12 का गुणा करोगे। और आप बोलोगे नहीं सर हमको महीने में नहीं निकालना, हमको हफ्तों में निकालना, हमको हफ्ते में पैसा बताओ कितना वसूल करना, तो फिर साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, तो फिर 52 हफ्ते गुणा करोगे। समझ में आ गया, तो इस प्रकार से आप डिसीजन ले सकते हैं, क्लियर है, ठीक। तो ये कौन सी हुआ आपका देनदार आवर्त अनुपात। नंबर 2 होता है बच्चों क्या, लेनदार आवर्त अनुपात। अगला क्या होता है, लेनदार आवर्त अनुपात होता है, अगला होता है लेनदार आवर्त अनुपात। तो लेनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो जानो लेनदार का मतलब क्या होता है। जिस व्यक्ति से हम उधार में माल क्रय करते हैं, उधार माल का क्या करते हैं, क्रय करते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, लेनदार कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अपन लोग, लेनदार कहेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर, लेनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार क्रय, शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार, बटे क्या करेंगे, औसत लेनदार कर देंगे। समझ आ गया। चलो औसत लेनदार का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप ही गेस करके बताओ, चलो जल्दी बोलो। बोलो, औसत लेनदार बराबर प्रारंभिक लेनदार प्लस अंतिम लेनदार, प्रारंभिक लेनदार प्लस क्या लिखेंगे, अंतिम लेनदार, बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन लोग, शुद्ध उधार क्रय की बात करते हैं। शुद्ध उधार क्रय की बात कर लो, तो शुद्ध उधार क्रय कैसे निकालेंगे, कुल क्रय में से आप क्या कर दीजिए, क्रय वापसी घटा दीजिए, तो जो आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, शुद्ध उधार क्रय आ जाएगा। डन, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, सर जब उधार माल क्रय करोगे तो पेमेंट करोगे कि वसूल करोगे, पेमेंट करोगे, तो आपको अलग से निकालना पड़ता है औसत
भुगतान अवधि निकालना पड़ता है कि आपको कितने समय में पैसा भुगतान कर देना चाहिए। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, गैस करिए आप ही लोग। चलिए, हाँ वेरी गुड, पलट दो फॉर्मूला। औसत लेनदार बटे शुद्ध उधार क्रय। नगद क्रय नहीं ना भैया, सिर्फ उधार क्रय, नगद नहीं। उधार क्रय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेनदार उसी को बोलते हैं जिसको उधार माल बेचते हैं, जिसको नगद बेचे उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अच्छा दिनों में निकालना है तो 365, महीनों में निकालना है तो 12, हफ्तों में निकालना है तो 52। नहीं आया समझ में? एकदम आसान है कि नहीं है, कि है नहीं है एकदम आसान। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 होता है बच्चों, इसमें अपन निकालते हैं, वो होता है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। क्या लिखते हैं, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात बराबर कार्यशील पूंजी, मैंने सिखाया था कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होगा बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की लागत बटे क्या लिखेंगे अपन लोग, कार्यशील पूंजी, बटे क्या लिख लेना, कार्यशील पूंजी। सर कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, कार्यशील पूंजी का मतलब वो होता है जिसमें आप व्यापार के छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, डेली के खर्चे, उसको मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कार्यशील पूंजी का, कार्यशील पूंजी बराबर, कार्यशील पूंजी बराबर, ये कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है ना, कार्यशील पूंजी बराबर कार्यशील पूंजी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, चालू संपत्तियां, क्या लिखना, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति माइनस क्या, चालू दायित्व। मतलब चालू संपत्ति का मतलब क्या है, ये वो संपत्ति जिसको आप जल्द से शीघ्र रोकड़ में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, और चालू दायित्व जिसको शीघ्र आपको रोकड़ में भुगतान करना होता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ आया यहाँ तक अच्छे से, कोई परेशानी? ओके, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए क्या लिखा है, निम्न सूचनाओं से देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है, कुल विक्रय है, नगद विक्रय है, और 1 जनवरी को देनदार, 31 दिसंबर को देनदार दिया है। जब भी क्वेश्चन में जो निकालने बोला पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो बिना पढ़े। ठीक है, चलो बताओ देनदार आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोल दो। देनदार आवर्त अनुपात बराबर, बोलो 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 बोलो, हाँ, शुद्ध उधार विक्रय बटे विक्रय बटे औसत देनदार। क्या लिखोगा, औसत देनदार। ठीक है, तो बोलो औसत देनदार निकालना पसंद करोगे पहले? तो देखो औसत देनदार का फॉर्मूला क्या होता है, औसत देनदार बराबर क्या होगा फॉर्मूला, प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार, प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार, अंतिम देनदार बटे 2, यही ना होता है, प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार बटे 2। तो चलिए बताइए यहाँ पे प्रारंभिक देनदार कितना है, 40,000 रुपया। कैसे, 1 जनवरी को दिया प्रारंभिक है, 31 दिसंबर को दिया है अंतिम है, प्लस अंतिम देनदार कितना, 1,20,000 बटे 2, कितना आ जाएगा बोलो, 1,60,000 बटे 2, इतना मतलब कितना हो गया, 80,000 हो गया। अब हमको चाहिए शुद्ध उधार विक्रय, अकल लगाओ, शुद्ध उधार विक्रय, यहाँ दिया है कुल विक्रय और यहाँ पे दिया है नगद विक्रय। तो बॉस उधार विक्रय दिया है क्या, दिमाग लगाओ, अगर कुल विक्रय में से नगद को अलग कर दो क्या बचेगा, उधार। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना, नहीं बचेगा, नहीं आया समझ में भाई। कुल विक्रय, विक्रय दो विक्रय दो ही प्रकार का मिलेगा, या तो नगद होगा या फिर क्या होगा, उधार होगा। तो नगद कुल विक्रय में से नगद विक्रय अलग कर दो, बचेगा क्या, उधार। ठीक, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उधार विक्रय अगर आपको निकालना है, शुद्ध उधार विक्रय इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, शुद्ध उधार विक्रय इज इक्वल टू, अगर हम लोग कुल विक्रय में से नगद विक्रय को अलग कर दे, नगद विक्रय को अलग कर दे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो बोलो कुल विक्रय कितना, 4 लाख रुपए, माइनस नगद विक्रय कितना, 20%। सवाल होता है किसका 20%, तो विक्रय का 20%, कितना, 4 लाख, 4 लाख का कितना परसेंट, 20%। बोलो कितना आ जाएगा, तो 4 लाख माइनस कितना, 80,000, देन योर आंसर इज इक्वल टू 3,20,000 रुपए। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, फॉर्मूले पुट करिए, देन देनदार आवर्त अनुपात बराबर, देनदार आवर्त अनुपात बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 3,20,000 बटे कितना, सॉरी हाँ 80,000, चलो 8 चौक 32, 4 गुना, कितना आ जाएगा आंसर, 4 गुना। कोई दिक्कत? यही चीज अगर अपन को क्या निकालना है, औसत अवधि निकालना, तो निकाल पाओगे औसत अवधि इसी में। तो इसी में औसत अवधि निकालना तो क्या होगा फॉर्मूला, औसत देनदार, फॉर्मूला बोल दो, औसत देनदार बटे शुद्ध उधार विक्रय, शुद्ध उधार विक्रय गुणित 365 कर देते, चलो 365। तो चलो औसत देनदार कितना, 80,000, ठीक है, उधार विक्रय कितना, 3,20,000,
इंटू 365। सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा दिनों में आ जाएगा औसत अवधि। क्लियर है, नोट कर लो। चलिए देखिए बच्चों क्या लिखा है, निम्न सूचनाओं से देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए आप लोग। लिखा है प्रारंभिक देनदार 40,000, उधार विक्रय है, देनदारों से वापसी, देनदारों से रोकड़ प्राप्त, दे छूट। क्वेश्चन पढ़े बगैर सीधा क्या लिखोगे, फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। देनदार आवर्त अनुपात बराबर, बोलो बोलो जल्दी बोलो फॉर्मूला। देनदार आवर्त अनुपात बराबर शुद्ध उधार विक्रय, शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार, बटे क्या लिखेंगे, औसत देनदार। ओके यही होगा। ओके चलिए औसत देनदार लिखें। तो चलो बताओ, शुद्ध उधार विक्रय बटे औसत देनदार, देनदार देनदार देनदार। चलिए ठीक है, तो चलो बताओ। तो पहले अपन को चाहिए क्या, औसत देनदार चाहिए, निकाल ले औसत देनदार। देखिए तो औसत देनदार का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बोलो बोलो बोलो। हाँ, औसत देनदार का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार बटे 2। अंतिम देनदार बटे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक देनदार तो दिया है, परंतु इस क्वेश्चन में अंतिम देनदार दिया है नहीं। तो देख लो, इसमें उधार विक्रय है, देनदारों से वापसी, दुनियादारी सब दिया, लेकिन अंतिम देनदार नहीं दिया। तो जब प्रारंभिक दे और अंतिम ना दे तो अंतिम निकालना पड़ेगा। पता है क्या करना पड़ेगा, अंतिम। और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक देनदार खाता। क्या बनाना पड़ेगा, देनदार खाता। तो आप एक देनदार खाता बना लेना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देनदार जो होता है वो संपत्ति होता है कि दायित्व होता है, सब संपत्ति होता है। और कौन सी संपत्ति होता है, चालू होता है कि स्थायी होता है, चालू होता है। ठीक, तो एक तरह का क्या होता है, संपत्ति होता है। संपत्ति का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, विकलन। तो शुरुआत करना विकलन से, विकलन में लिखना प्रारंभिक देनदार। कहाँ लिखना, विकलन में प्रारंभिक देनदार। अब ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें लगे कि इस लेन देन से मेरा देनदार बढ़ रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन में। और लगे कि इस लेन देन से मेरा देनदार क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, समाकलन में। कैसे डिसीजन लिया हम लोगों ने, देनदार क्या होता है, संपत्ति, संपत्ति का शेष क्या होता है, विकलन। तो हमने शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, विकलन से। तो ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें लगे कि देनदार बढ़ रहा है, देनदार तो विकलन में, घट रहा है तो समाकलन में। देनदार बढ़ता कब है, एक ही कारण से बढ़ता है बॉस, देनदार जब उधार माल बेचते हैं। उधार माल बेचेंगे तो देनदार बढ़ेगा, नगद माल बेचेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और देनदार घटता कब है, जैसे उसने पैसा दे दिया, जैसे 10,000 का देनदार था, 1,000 ला के दे दिया, कितने का देनदार रह गया, 9,000 का। मान लीजिए बट्टा हो गया, जैसे मान लीजिए हमने बोला छूट दे दिया, चल ठीक है 10 का देनदार था, हमने बोला चल 1,000 कम दे देना। अब देनदार कितने का है, 9 का, कम हो गया। या उसने माल वापस किया, देनदार बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो देख लीजिए, तो बनाना चालू करें। बोलो प्रारंभिक देनदार कितना है, 40,000। ठीक, पढ़ो क्या लिखा है, उधार विक्रय। बोलो इससे देनदार बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। किस साइड एंट्री करेंगे, तो विकलन में लिखिएगा उधार देनदार। क्या लिखना, उधार विक्रय। कितने रुपए उधार विक्रय, 2,60,000 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर है देनदारों से वापसी। देनदारों से वापसी मतलब माल की वापसी। तो इससे देनदार का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। नहीं आया समझ में। जैसे 10,000 का माल बेचे, उसने 2,000 का माल वापस कर दिया, कितने का देनदार है, 8 का। किस साइड एंट्री करूँ, तो लिखेंगे एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं देनदारों से माल की वापसी। माल की वापसी कितना रुपया, बोलो 10,000 है। फिर उसके बाद देनदारों से रोकड़ प्राप्त। देनदारों से रोकड़ प्राप्त होगा, देनदार बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। तो समाकलन साइड लिख देना, देनदारों से रोकड़ प्राप्त। देनदारों से क्या लिख लेना, रोकड़ प्राप्त। कितना रुपया, बोलो 2,20,000। ओके, एंड देन छूट, दे छूट। देनदारों को हमने छूट दिया, घटेगा। वेरी गुड, क्या होगा, घटेगा। दे छूट से भी घटता है देनदार। कितना रुपये दिया है, 10,000। चलिए जोड़िए, समाकलन जोड़िए, विकलन सॉरी विकलन जोड़ो, विकलन ज़्यादा लग रहा है। कितना आ गया, 3 लाख आ गया। इस 3 लाख में से इसको घटाइए, चलिए 2,20,000, 30, 40, 60,000। कितना आ गया शेष, 60,000 आया शेष। 3 लाख आ गया ये, और शेष आ गया कितना, 60,000 आया। क्या कहलाएगा ये, अंतिम देनदार। क्या कहलाएगा, अंतिम देनदार आया शेष। ये जो शेष आया वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, अंतिम देनदार। आ गया प्रारंभिक और अंतिम, तो अपन निकाल सकते हैं। देन औसत देनदार बराबर, औसत देनदार बराबर प्रारंभिक देनदार कितना, 40,000 रुपये, अंतिम देनदार कितना, 60,000 रुपया, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 1,00,000/2 इज इक्वल टू कितना, 50,000 रुपये। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये कहानी हो गई। क्लियर आप सभी को। इसके बाद देखिए हमको क्या चाहिए, शुद्ध विक्रय। क्या चाहिए, शुद्ध विक्रय। शुद्ध विक्रय कैसे निकाला जाता है, उधार विक्रय में से अगर हम लोग, कुल विक्रय तो दिया नहीं है, उधार विक्रय में से अगर विक्रय वापसी अलग कर दे तो बात बन जाएगी। तो बताओ यहाँ पे उधार विक्रय कितना दिया, देख लो। उधार, शुद्ध उधार चाहिए ना। उधार विक्रय है कितना, 2,60,000।
और माल की वापसी कितना है 10,000, तो घटा दो कितना आ गया 2.5 लाख आ गया। तो फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो क्या आ जाएगा देनदार आवर्त अनुपात बराबर, देनदार आवर्त अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.5 लाख, शुद्ध उधार विक्रय कितना हो जाएगा 2.5 लाख बटे औसत देनदार कितना हो जाएगा 50,000। तो यहाँ कर देना 50,000 रुपये। चलो बोलो कितना आ जाएगा 5 गुना, कितना आ जाएगा 5 गुना। नहीं आया समझ में, तो आज हमारा देनदार क्या हुआ, खत्म हुआ। क्लियर है, अगली मुलाकात लेनदार आवर्त अनुपात के साथ होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।